उर्मिला ने शैलेंद्र को रिझाने के लिए जतन शुरू कर दिए थे। कभी वो उसे तिरछी नजरों से देखकर मुस्कुराती तो कभी शर्माने का अभिनय करती। शैलेंद्र पहले से ही उसे हसरत भरी निगाहों से देखा करता था। उर्मिला ने मुस्कुराकर उसे देखना शुरू किया तो उसकी हसरतें उफान मारने लगी। जब उर्मिला के कामुक बाणों का शैलेंद्र पर प्रभाव हुआ तो वो एक कदम आगे बढ़ी। यही नहीं, वो अब उसके साथ मकान देखने भी जाने लगी। वहां दोनों खुलकर बतियाते और हंसी मजाक भी करते थे। शैलेंद्र समझ गया कि उर्मिला उसकी बाहों में समाने को बेताब है। एक दिन उसने साहस दिखाते हुए उर्मिला को बाहुपास में जकड़ लिया। भाभी, बहुत ललचा चुकी हो, आज मर्यादा टूट जाने दो, तोड़ दो। उम्मीद के विपरीत उर्मिला शैलेंद्र की आंखों में देखते हुए मुस्कुराई। मैं भी यही चाहती हूँ। राजेश गौतम स्कूल गया था और दोनों बेटे पढ़ने के लिए स्कूल जा चुके थे। सुनहरा मौका देखकर शैलेंद्र उर्मिला को बेड पर ले गया। इसके बाद दोनों ने अपनी हसरतें पूरी की। 4 नवंबर 2023 की सुबह 7 बजे किसी परिचित ने कानपुर के अलीगवा निवासी ब्रह्मदीन गौतम को फोन करके सूचना दी कि उनका भाई राजेश गौतम स्वर्ण जयंती विहार स्थित पार्क के पास सड़क पर घायल अवस्था में पड़ा है। उसका एक्सीडेंट हुआ है। किसी तेज रफ्तार कार ने उसे कुचल दिया है। ये जानकारी मिलते ही ब्रह्मदीन ने अपने बेटे कुलदीप को साथ लिया और स्वर्ण जयंती विहार पहुंच गए। वहां पार्क के पास में राजेश सड़क पर औंधे मुंह पड़ा हुआ था। उसके सिर से खून बह रहा था। थोड़ी ही देर में घर के अन्य लोगों के साथ राजेश की पत्नी उर्मिला भी वहां पहुंच गई। पति की हालत देखकर उर्मिला की चीख निकल गई। ब्रह्मदीन व महेश भी भाई की हालत देखकर हैरान रह गए थे। कुलदीप तो समझ नहीं पा रहा था कि चाचा हर रोज मॉर्निंग वॉक पर इसी सड़क पर आते थे, लेकिन आज इतना खतरनाक एक्सीडेंट कैसे हो गया। राजेश को हिला डुला कर देखा गया तो उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई, लेकिन सांस की आस में राजेश को काशीराम अस्पताल ले जाया गया, जहां के डॉक्टरों ने उसे रिजेंसी ले जाने को कहा। इसी बीच किसी ने राजेश के एक्सीडेंट की सूचना थाना सैन पश्चिम पारा पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही एसएचओ पवन कुमार कुछ पुलिस कर्मियों के साथ कांसीराम अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टरों के अनुसार राजेश की सांसें थम चुकी थी, लेकिन घर वालों की जिद की वजह से पुलिस उसे पहले रिजेंसी फिर जिला अस्पताल हेल्ट ले गई। वहां के डॉक्टरों ने भी राजेश गौतम को मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी। कुछ देर बाद एसएचओ पवन कुमार दुर्घटना स्थल का जायजा करने पहुंचे तो वहां भीड़ जुटी थी। सुबह की सैर करने वाले कई लोग भी वहां मौजूद थे। उनमें से एक कमल गौतम ने बताया कि राजेश गौतम से वो परिचित था। वो हर रोज मॉर्निंग वॉक पर आते थे। आज सुबह 6:30 बजे के लगभग वो सड़क पर तेज कदमों से टहल रहे थे। तभी एक कार उनके नजदीक से पास हुई। फिर उसी कार ने कुछ दूरी पर जाकर यू टर्न लिया और तेज रफ्तार से आकर राजेश को टक्कर मार दी। राजेश उछलकर दूर जा गिरे। एसएचओ पवन कुमार घटनास्थल पर जांच कर ही रहे थे, तभी एसपी दिनेश कुमार शुक्ला तथा डीएसपी अंकिता शर्मा भी वहां पहुंच गई। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा किया तथा वहां पर मौजूद लोगों से पूछताछ की। अंतिम संस्कार के बाद मृतक का भाई ब्रह्मदीन, महेश तथा भतीजा कुलदीप उर्मिला के घर में ही रात को रुक गए। रात में राजेश की मौत पर चर्चा हुई तो कुलदीप बोला, उर्मिला चाची, हमें लगता है कि चाचा को सोची समझी रणनीति के तहत मौत के घाट उतारा गया है और दुर्घटना का रूप दिया गया है। लगता है कि चाचा से कोई खुन्नस खाए बैठा था। कुलदीप, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम सब मेरे घर पर फालतू की बकवास मत करो और मेरा दिमाग खराब मत करो। अच्छा होगा तुम सब हमारे घर से चले जाओ। उर्मिला का व्यवहार देखकर कुलदीप ने उर्मिला से बहस नहीं की और अपने पिता व परिवार के अन्य लोगों के साथ वापस घर पर लौट आया। इधर तमतमाई उर्मिला सुबह 10 बजे ही डीएसपी कार्यालय जा पहुंची। उसने डीएसपी अंकिता शर्मा को एक तहरीर देते हुए कहा कि उसे शक है कि पति के भतीजे कुलदीप व उसके घर वालों ने पति की करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए दुर्घटना का रूप देकर उनकी हत्या की है। इधर कुलदीप को जब पता चला कि उर्मिला चाची ने उसके घर वालों के खिलाफ शिकायत की है तो कुलदीप डीएसपी अंकिता शर्मा से मिला और बताया कि वो नेवी में कार्य करता है। उसे शक है कि उसके चाचा राजेश की मौत किसी षड्यंत्र के तहत हुई है। वो चाहता है कि इसकी गंभीरता से जांच हो। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इससे पता चला कि राजेश को कुचलने के बाद कार बेकाबू होकर खंबे से टकराई तो कार चालक पीछे आ रही दूसरी वैगनार कार में सवार होकर भाग गया था। इन सबूतों को देखकर डीएसपी अंकिता शर्मा ने एसीपी दिनेश शुक्ला की देखरेख में एक जांच टीम का गठन कर दिया।
टीम में 2 महिला सिपाही व 1 महिला एसआई को भी शामिल किया गया। इको स्पोर्ट कार जिससे राजेश को टक्कर मारी गई थी, उसका पता लगाया तो वो कार आवास विकास टीम कल्याणपुर कानपुर निवासी सुमित कठेरिया की निकली। वैगनर कार के नंबर की जांच करने पर पता चला कि वो नंबर फर्जी है। ये नंबर किसी लोडर का था। अब पुलिस का शक और गहरा हो गया। जांच में पुलिस टीम को 12 संदिग्ध मोबाइल नंबर मिले थे। उनमें एक नंबर मृतक राजेश की पत्नी उर्मिला का भी था। पुलिस ने जब उर्मिला के मोबाइल नंबर की कॉल रिकॉर्ड निकलवाए तो पता चला कि उसने एक फोन नंबर पर महीने भर में 400 बार कॉल की थी। घटना वाले दिन भी उसकी इस नंबर पर कई बार बात हुई थी। पुलिस ने इस नंबर की जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये नंबर शैलेंद्र सोनकर का है। पुलिस ने शैलेंद्र सोनकर के बारे में मृतक के घर वालों से जानकारी जुटाई तो पता चला कि शैलेंद्र सोनकर आर्किटेक्ट इंजीनियर है। उसी ने राजेश के कोयला नगर वाले मकान को बनाने का ठेका लिया था। मकान बनवाने के दौरान ही शैलेंद्र का उर्मिला के घर आना जाना शुरू हुआ और दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ी थी। पुलिस जांच से अब तक ये साफ हो चुका था कि उर्मिला और ठेकेदार इंजीनियर शैलेंद्र के बीच में कोई चक्कर है। पुलिस ने अब हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करने की योजना बनाई। पुलिस टीम ने विकास सुनकर, शैलेंद्र सुनकर व सुमित कठेरिया को गिरफ्तार करने के लिए उनके घरों पर दबिश दी, लेकिन वो अपने घरों से फरार थे। 29 नवंबर 2023 की शाम 5 बजे एसएचओ पवन कुमार को मुखबिर के जरिए पता चला कि उर्मिला व उसके साथी इस समय कोयला नगर स्थित गणेश चौराहे पर मौजूद है। शायद वे शहर से फरार होने की फिराक में है। चूंकि सूचना खास थी, इसलिए एसएचओ पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच गए और उर्मिला को उसके 2 साथियों के साथ हिरासत में ले लिया। लेकिन सुमित कठेरिया वहां से फरार हो गया था। तीनों को थाने लाया गया। पुलिस अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की तो तीनों ने राजेश की हत्या में शामिल होने का जुर्म कबूल कर लिया था। चूंकि तीनों हत्या आरोपियों ने शिक्षक राजेश की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था, इसलिए मृतक के बड़े भाई ब्रह्मदीन की तरफ से शैलेंद्र सोनकर, विकास, सुमित कठेरिया तथा उर्मिला गौतम के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया और सुमित के अलावा तीनों को विधि सम्मत गिरफ्तार कर लिया। सुमित कठेरिया की तलाश में पुलिस जी जान से जुट गई थी। पुलिस द्वारा की गई जांच, आरोपियों के बयान व मृतक के घर वालों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर इस वारदात के पीछे औरत और जुर्म की ऐसी कहानी सामने आई जिसने प्यार और प्रॉपर्टी के लालच में अपने ही सुहाग की सुपारी दे दी। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के चकेरी थाने के अंतर्गत आता है दहेली सुजानपुर। 2 दशक पहले दहेली सुजानपुर गांव था और यहाँ खेती होती थी। लेकिन जैसे जैसे शहर का विकास हुआ, ये गांव शहर की परिधि में आ गया। कानपुर विकास प्राधिकरण ने किसानों की जमीन अधिग्रहण करके कॉलोनियां बनाई और वहां लोगों को बसाया। प्रॉपर्टी डीलरों ने भी प्लॉट काटकर बेचे तथा फ्लैट भी बनाए। सालों पहले जो जमीन कौड़ियों के दाम बिकती थी, वही जमीन अब लाखों करोड़ों की हो गई थी। इसी दहेली सुजानपुर में राजा राम गौतम रहते थे। उनके 3 बेटे ब्रह्मदीन, राजेश व महेश थे। राजा राम के पास 20 एकड़ जमीन थी। उन्होंने अपने जीते जी मकान व जमीन का बंटवारा तीनों बेटों में कर दिया था। हर बेटे के हिस्से में करोड़ों की जमीन आई थी। उनके 2 बेटे ब्रह्मदीन व महेश सनी गवा में मकान बनाकर परिवार सहित रहने लगे थे। बड़ा बेटा ब्रह्मदीन चकेरी में नौकरी करता था। ब्रह्मदीन के बेटे कुलदीप का इंडियन नेवी में चयन हो गया था। राजेश गौतम 3 भाइयों में मंझला था। वो अन्य भाइयों से ज्यादा तेज तर्रार था। वो दहेली सुजानपुर में ही रहता था। उसके परिवार में पत्नी उर्मिला के अलावा 2 बेटे थे। वर्ष 2012 में राजेश का विवाह खूबसूरत उर्मिला के साथ बड़े ही नाटकीय ढंग से हुआ था। दरअसल राजेश अपने दोस्त विमल के लिए उर्मिला को देखने उसके साथ बनारस गया था। विमल ने तो उर्मिला को देखते ही पसंद कर लिया था, लेकिन उर्मिला ने विमल को ये कहकर नकार दिया था कि विमल गंजा है। वहीं उसने राजेश को पसंद कर लिया था। बनारस से लौटने के बाद उर्मिला और राजेश के बीच मोबाइल फोन पर प्यार भरी बातें होने लगी। 2-3 महीने बाद उर्मिला ने अपने घर वालों को और राजेश ने भी अपने घर वालों से एक दूसरे से शादी कराने की बात कही तो घर वालों ने भी हामी भर दी। उसके बाद 17 जून 2012 को उर्मिला की शादी राजेश के साथ धूमधाम से हो गई। खूबसूरत उर्मिला को पाकर राजेश गौतम अपने भाग्य पर इतरा रहा था। उर्मिला भी उससे शादी करके खुश थी। उर्मिला ने आते ही घर संभाल लिया था और पति को अपनी उंगलियों पर नचाने लगी थी। शादी के 1 साल बाद उर्मिला ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म से घर में खुशियां और ज्यादा बढ़ गई थी। इसके 2 साल बाद उर्मिला ने एक और बेटे को जन्म दिया। 2 बच्चों के जन्म के बाद राजेश ने पत्नी की इच्छाओं पर गौर करना कम कर दिया।
क्योंकि उसने नौकरी के साथ साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी शुरू कर दिया था। पति की बेरुखी पर उर्मिला रात भर बेचैन रहती। उसे घर में सब सुख था, किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन पति के प्यार से वंचित थी। इस तरह उर्मिला नीरस जिंदगी गुजारने लगी। उसने अपने दोनों बच्चों का एडमिशन कोयला नगर स्थित मदर टेरेसा स्कूल में करा दिया। राजेश गौतम ने प्रॉपर्टी डीलिंग में करोड़ों रुपए कमाए। साथ ही कोयला नगर क्षेत्र में ही उसने 5-6 प्लॉट भी खरीद लिए, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए थी। राजेश कमाई में इतना व्यस्त हो गया कि पत्नी की भावनाओं की कदर करना ही भूल गया था। वो सुबह उठता, पहले टहलने जाता, फिर तैयार होकर स्कूल चला जाता। दोपहर बाद स्कूल से आता, फिर प्रॉपर्टी के काम में व्यस्त हो जाया करता था। इसके बाद देर रात आता और खाना खाकर सो जाता। यही उसका रूटीन हो गया था। राजेश गौतम की तमन्ना थी कि वो कोयला नगर में एक ऐसा आलीशान मकान बनाए जिसकी चर्चा क्षेत्र में हो। अपनी तमन्ना पूरी करने के लिए उसने 300 वर्ग गज वाले अपने प्लॉट पर मकान बनाने का फैसला किया। इसके लिए उसने 6 करोड़ रुपए का इंतजाम भी कर लिया था। राजेश ने मकान का ठेका अपने दोस्त हेमंत सोनकर के रिश्तेदार इंजीनियर शैलेंद्र सोनकर को दिया। ठेका मिलने के बाद शैलेंद्र ने राजेश के घर आना जाना शुरू कर दिया। इसी आने जाने में शैलेंद्र सोनकर की नजर राजेश की खूबसूरत पत्नी उर्मिला पर पड़ी। पहली ही नजर में उर्मिला उसके दिलो दिमाग में बस गई। उर्मिला भी जवान और हैंडसम शैलेंद्र को देखकर प्रभावित हो गई थी। उर्मिला देह सुख से वंचित थी, इसलिए उसका मन बहकने लगा। जब औरत का मन बहकता है तो उसका पतन होने में देर नहीं लगती। इसके बाद उर्मिला की आंखों के सामने शैलेंद्र की तस्वीर घूमने लगी। वैसे भी उर्मिला ने महसूस किया था कि वो जब भी घर आता है उसकी नजरें हमेशा ही उससे कुछ मांगती सी प्रतीत होती है। दोनों के बीच प्यार के बीज अंकुरित हो गए। फिर जल्द ही उनके बीच शारीरिक संबंध भी कायम हो गए। कुछ समय बाद उर्मिला शैलेंद्र की इस कदर दीवानी हो गई कि वो अपने बन रहे मकान पर भी जाने लगी। मौका निकालकर वो वहां भी शैलेंद्र के साथ मौज मस्ती कर लेती थी। शादीशुदा और 2 बच्चों की मां उर्मिला ने पति से विश्वासघात करके शैलेंद्र के साथ अवैध संबंध तो बना लिए थे, लेकिन उस समय उसने ये नहीं सोचा था कि इसका अंजाम क्या होगा। 2 नावों पर पैर रखना हमेशा नुकसानदायक ही होता है। हुआ ये कि मार्च 2023 की एक दोपहर राजेश अचानक स्कूल से घर वापस आ गया और उसने दोनों को आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया। फिर तो राजेश का खून खौल उठा। शैलेंद्र फुर्ती से भाग गया। तब उसने उर्मिला की जमकर पिटाई की। बाद में उसने शैलेंद्र को खूब फटकार लगाई। उर्मिला की अनैतिकता को देखकर कभी कभी झगड़ा इतना बढ़ जाता कि वो उर्मिला को जानवरों की तरह पीटता। एक दिन तो हद ही हो गई। राजेश की पिटाई से आहत होकर उर्मिला घर के बाहर आ गई थी। आस पड़ोस तथा परिवार के लोग उर्मिला की अनैतिकता से वाकिफ थे, इसलिए किसी ने भी उसका पक्ष नहीं लिया। पति की पिटाई से उर्मिला राजेश से नफरत करने लगी थी। इसी नफरत के चलते उसने एक रोज राजेश को खाने में जहर दे दिया। उसकी तबीयत बिगड़ी तो घर वालों ने उसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका 2 हफ्तों तक इलाज चला। तब जाकर वो ठीक हुआ। उर्मिला अपने आशिक शैलेंद्र को भी पति के खिलाफ उकसाती थी। वो वीडियो कॉल करके उसे अपने शरीर के जख्म दिखाते हुए ताने देती थी कि ये जख्म तुम्हारे प्यार की निशानी के तौर पर दिए गए हैं। उर्मिला के शरीर पर जख्म देखकर शैलेंद्र को गुस्सा फट पड़ता था। एक दिन उर्मिला ने शैलेंद्र से कहा, मैं अब अपने पति से छुटकारा चाहती हूँ। वो हम दोनों के मिलन में बाधा बना है। तुम इस कांटे को हमेशा के लिए दूर कर दो। राजेश के पास 3 करोड़ का जीवन बीमा और 20 करोड़ की अचल संपत्ति तथा ये 6 करोड़ का आलीशान मकान है। उसके मरने के बाद ये सब हमारा होगा। मैं तुमसे शादी कर लूंगी, फिर हम दोनों आराम से रहेंगे। उसकी सरकारी नौकरी भी मुझे मिल जाएगी। शैलेंद्र सोनकर का मुमेरा भाई विकास सोनकर शास्त्री नगर में रहता था। वो ड्राइवर था। उसने अपनी मंशा उसे बताई तो विकास ने शैलेंद्र को अपने साथी ड्राइवर सुमित कठेरिया से मिलवाया। सुमित ने शैलेंद्र को एक ट्रक ड्राइवर से मिलवाया। ट्रक ड्राइवर ने राजेश को ट्रक से कुचलकर मारने का वादा किया और 2 लाख में हत्या की सुपारी ली। इसके बाद उर्मिला ने रुपयों का इंतजाम किया और 1.5 लाख रुपए ट्रक ड्राइवर को दे दिए, लेकिन उस ट्रक ड्राइवर ने काम तमाम नहीं किया और 1.5 लाख रुपया लेकर वो फरार हो गया। उसके बाद सुमित कठेरिया ने विकास के साथ मिलकर राजेश की हत्या की सुपारी 4 लाख में ली। उर्मिला और शैलेंद्र हर हाल में राजेश को मौत के घाट उतारना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रकम मंजूर कर ली। इसके बाद उर्मिला, शैलेंद्र, सुमित व विकास ने राजेश को कुचलकर मारने की पूरी योजना बनाई। 4 नवंबर 2023 की सुबह 6 बजे राजेश गौतम मॉर्निंग वॉक पर निकला। तभी उसकी पत्नी उर्मिला ने शैलेंद्र को फोन पर सूचना दे दी।
सूचना पाकर सुमित कठेरिया अपनी इको स्पोर्ट्स कार से तथा शैलेंद्र विकास के साथ अपनी वैगनार कार से स्वर्ण जयंती विहार पहुंच गए। उन लोगों ने पहले रेकी की, फिर राजेश की पहचान कर सुमित कठेरिया ने अपनी इको स्पोर्ट्स कार से राजेश को जोरदार टक्कर मारी। राजेश टकराकर करीब 20 मीटर दूर जा गिरा और तड़पने लगा। टक्कर मारने के बाद भागते समय सुमित की कार बिजली के खंभे से टकरा गई और उसका टायर फट गया। तब सुमित अपनी कार वहीं छोड़कर कुछ दूरी बनाए खड़ी शैलेंद्र की वैगनार कार के पास पहुंचा और उसमें बैठकर शैलेंद्र के साथ फरार हो गया। पूछताछ करने के बाद पुलिस ने 30 नवंबर 2023 को आरोपी उर्मिला गौतम, शैलेंद्र सोनकर तथा विकास सोनकर को कानपुर की कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। आरोपी सुमित कठेरिया ने भी बाद में अदालत में सरेंडर कर दिया था। राजेश के दोनों बेटे अपने ताऊ ब्रह्मदीन के पास रह रहे थे। ताऊ ने दोनों बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी ली है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा।